वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा लग रहा होगा आपको नाम के एतबार से, लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की, ये थ्योरी ये अप्रोच हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं। यानी जो भी हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के काम आते हैं हमारे पास ये पर्टिकुलर थ्योरी। ये थ्योरी हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई थी दो साइंटिस्ट ने। एक का नाम था हमारे पास सिडविक, दूसरे का नाम था पोवेल। 1940s में ये कॉन्सेप्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस कॉन्सेप्ट का जो मेन पर्पस था वो पर्पस ये था कि पता चले कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं या कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर्स में बड़ा इख्तलाफ हो सकता है। इसकी कुछ वजूहात हैं बुनियादी, जिनमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा बना देगा और कोई जो है वो वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कुछ, यानी अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रखा हुआ है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को ले आएगा। यानी बुनियादी तौर पे हमारे पास काफ़ी फ़र्क आ जाएगा अगर हम लोग सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के ही स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें तो अब होगा क्या, इन्होंने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई और इन्होंने ये बोला कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर हैं मॉलिक्यूल्स के, वो एक्चुअल प्रैक्टिस में हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। और इससे इन्होंने एक पूरी अप्रोच डेवलप करी। इस अप्रोच को ही हम लोग विस्पर कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है स्टूडेंट, अगर हम लोग इसके कुछ पोस्टुलेट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमें बहुत सारी बातें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट तो ये चीज़ है कि देखिए, काम किसके ऊपर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। इसी के ऊपर स्ट्रक्चर्स का फैसला होगा कि कौन से कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे नंबर वन पोस्टुलेट्स क्या है, देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को नाम दिया गया बॉन्ड पेयर का, दूसरे को नाम दिया गया लोन पेयर का। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होते हैं, इसको हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड पेयर हमारे पास वो पेयर होते हैं जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद थे उन्होंने आपस में शेयरिंग कर लिए, यानी दीज आर द रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द सराउंडिंग एटम। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर हम वाटर को ही कंसीडर कर लें तो वाटर के हाइड्रोजन के बैलेंस में थे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑक्सीजन और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, होगा ये कि ये एक इलेक्ट्रॉन और ये जो हमारे पास एक है ये आपस में शेयर कर लेगा और ये हमारे पास जो है ये आपस में शेयर कर लेगा। तो इसका मतलब है जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसने आपस में शेयरिंग कर ली। जैसे ही आपस में शेयरिंग करेंगे तो हमारे पास बॉन्ड पेयर तैयार हो जाएंगे। यानी ये जो बनने वाली चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ बनी है, दीज आर नोन एज बॉन्ड पेयर। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी एक टर्मिनोलॉजी ड्राइव करी सिविक और पोवेल ने कि हमारे पास इनके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो जाएगी और वो टर्मिनोलॉजी क्या है, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरी चीज़ आती है लोन पेयर। व्हेन वी टॉक अबाउट लोन पेयर्स, तो बॉन्डिंग के बाद जो बच गया, जैसे कि ये हमारे पास बच गए लोन पेयर, ये जो लोन पेयर बच गए या वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम विच डू नॉट टेक पार्ट इन द शेयरिंग, जिन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्हें हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर्स। और ये जो नॉन बॉन्डिंग पेयर हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं के लिए हम लोग क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं को हम लोग एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इन्हें हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, ये लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये दोनों ही एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इधर एक सवाल पैदा होता है, सर इनएक्टिव या नॉन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते होंगे। वो पाई बॉन्ड्स वाले होते हैं। जब वो आगे आएंगे तो आपको बता देंगे, या आसान अल्फाज में आप ये समझ लें जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड है वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाएंगे, या उनको हम लोग ये बोलते हैं वो नॉन एक्टिव सेट ऑफ या इनएक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, बॉन्ड पेयर में हम एक बात देखें, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान ना एक्चुअल प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ रिपल्जन्स हैं। इन रिपल्जन्स की वजूहात की वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा इसकी ऐसी ज्योमेट्री बनाएगा तो वो एक इनकरेक्ट ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा है। इसकी वजह ये कि इस तरह से नहीं होता जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये एक्चुअल प्रैक्टिस में रिपल्जन के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें एक पूरी अप्रोच है जो अप्लाई होगी। जब अप्रोच अप्लाई होगी तो आपको पता चलेगा कि मामला तो कैसे लेके चलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नंबर 2 पॉइंट हमारे पास कहता है बीइंग सिमिलर चार्ज, क्योंकि इनमें सिमिलर चार्ज होता है, द बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर रिपेल ईच अदर। एक्चुअल प्रैक्टिस में होता ये है कि ये हमारे पास है वाटर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास दिस वन। अब क्या होगा, ये हमारे पास आ गए टोटल एक वाटर का स्ट्रक्चर, एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर अगर हम डेवलप कर लें। अब होता क्या है, पॉइंट इज़ डैट कि ये जो बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये तमाम के तमाम एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, ये तमाम के तमाम एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जैसे ये रिपल्जेंस करते हैं, इनकी रिपल्जेंस की वजह से हमारे पास एक पूरा फिनोमिना क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सिमिलर चार्ज है ना, पूरी शील्ड क्रिएट हो जाती है। इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, ये एक दूसरे को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और एक पूरी फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। इस फील्ड के बारे में अगर हम आपको समझाएं तो हम ये कहते हैं कि ड्यू टू द रिपल्जन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ट्राई टू बी एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। इसकी वजह से क्या होता है, वो दूरियां इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर टकरा रहे हैं, यहाँ पर अगर आपके पास लोन पेयर कोई मौजूद है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर हमारे पास लोन पेयर मौजूद है, यहाँ पर भी लोन पेयर मौजूद है, और ये हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं, तो अब होता क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में रिपल्जन स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ये रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी तो इस रिपल्जन की वजह से एक पूरी फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब इस फील्ड में होता क्या है, इस फील्ड में होता ये है कि एक एटम्स एक दूसरे की जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन आप समझते होंगे, ओरिएंटेशन को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे अरेंजमेंट कह लें हम, तो जो ओवरऑल अरेंजमेंट है एटम्स की, वो हमारे पास एक दूसरे से ऐसी हो जाती है कि मिनिमाइज़ हो जाए रिपल्जन, यानी हर कोई एक दूसरे से दूर दूर हो जाए। जहाँ ज़्यादा मैक्सिमम रिपल्जन क्रिएट हो रही हैं वहाँ से दूरियाँ इख्तियार कर लें, ताकि ओवरऑल जो रिपल्जन है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज़ हो जाएँ, कम हो जाएँ। और इसी अप्रोच की ही कोशिश की जाती है जब भी हमारे पास विस्पर को काम में लाया जाता है। यानी विस्पर का बुनियादी उसूल ही यही है कि आपके पास किसी भी तरीके से आपके पास जो ओवरऑल रिपल्जन्स हैं उन्हें क्या किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके। इसमें एक सवाल ये उठता है स्टूडेंट के माइंडसेट में कि सर दुनिया के हर मॉलिक्यूल में ऐसा ही होता है? जवाब है बिल्कुल यही, जहाँ जहाँ रिपल्जन्स होती हैं वहाँ पे यही फिनोमेना अप्लाई होता है। तो सर रिपल्जन की भी तो कोई टेंडेंसी होनी चाहिए, उसकी भी तो कोई वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा है, स्ट्रेंथ होती हैं रिपल्जन्स की, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्जन्स होती हैं। उनके हिसाब से हम कैलकुलेशन करी गई हैं और उस हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है। अब जब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट, तो पॉइंट नंबर 4 हमें क्या बताता है, पॉइंट नंबर 4 ये बताता है द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज़ नॉट द सेम। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो फोर्स ऑफ रिपल्जन हैं वो हमारे पास सेम नहीं होती, बल्कि इनमें फ़र्क होता है और एक ऑर्डर ऑफ रिपल्जन बताया गया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर है, अगर हम इस वाटर को एनालाइज करें तो हमें कुछ बातों का पता चलेगा, और इन बातों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें ये पता चलता है कि ये जैसे ये एक बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो इनमें कुछ ना कुछ ऑर्डर ऑफ रिपल्जन का फिनोमिना है। वो क्या है, वो ये कि सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन क्रिएट होती है वो लोन पेयर में होती है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ने अभी बॉन्डिंग नहीं बनाई हुई, अभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो ये जो हमारे पास लोन पेयर और ये जो हमारे पास लोन पेयर होंगे, इनके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा रिपल्जन क्रिएट हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि लोन पेयर रिपल्जन्स जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी व्हेन वी टॉक अबाउट लोन पेयर रिपल्जन, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन्स होंगी वो इन दोनों के दरमियान में होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास रिपल्जन्स होती हैं वो हमारे पास किस में क्रिएट होती हैं, वो हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में क्रिएट हो जाती हैं। यानी नेक्स्ट जो रिपल्जन्स हैं वो हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में क्रिएट होती हैं। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में हमारे पास सबसे ज़्यादा रिपल्जन क्रिएट होंगी। उसके बाद जो रिपल्जन क्रिएट होती है हमारे पास, वो किसके दरमियान में क्रिएट होती है, बॉन्ड पेयर के दरमियान। यानी लास्ट जो हमारे पास रिपल्जन्स हैं वो बॉन्ड पेयर के दरमियान में हमारे पास क्रिएट हो जाएंगी। तो बॉन्ड पेयर रिपल्जन्स जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिएट हो जाती हैं। या आप इसको ऐसे समझ लें कि ये जो बॉन्ड पेयर है, इसको मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, है कम, लेकिन इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है।
तो ये 3 तरह की जो रिपल्जन्स हैं, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये तीनों तरह की जो रिपल्जन्स हैं ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, और फिर इन्हीं की बेसिस के ऊपर उसकी जो ज्योमेट्री है उसको एनालाइज किया जाता है। याद रखिएगा विस्पर के हिसाब से ये भी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल कितने एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है H2O के मॉलिक्यूल के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इन केस ऑफ अ मॉलिक्यूल्स विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंसिडर टू बी द एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, यानी ये जो डबल बॉन्ड बना है ये पाई है, इधर जो हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा ये हमारे पास 2 दफ़ा पाई कहलाएंगे, डुअल पाई कहलाएगा, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हेंस नॉट इंक्लूडेड इन द काउंट ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर ये काउंट में शामिल हमारे पास नहीं हो सकता। तो हम यही कहते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर जो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और इसमें जो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो दोनों के अंदर जो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 काउंट होंगे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो भी पाई बॉन्ड्स होंगे उनको हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे एज अ एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम लोग एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं तो एक्चुअल प्रैक्टिस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड को ही काउंट किया जाता है। इसकी एक वजह है, देखिए सारा मेन स्ट्रक्चर तो बना देगा सिंगल बॉन्ड, जब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसने एक पैरामीटर एक स्ट्रक्चर तो बना दिया ना, बेस बना दिया। अब उस पर आप ला के डबल बॉन्ड लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मेजर स्ट्रक्चर तो आपके पास क्या रहेगा, हमेशा से जो है वैसा ही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, जो भी आपके पास लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर्स हैं, उनके ऊपर हमारे पास जो है वो डिपेंडेंसी होगी कि किस तरह से आपके पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ तरीक़ेकार हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी की शेप कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हों और बॉन्ड पेयर 2 हों, लोन पेयर कोई भी ना हो, तो इस तरह की ज्योमेट्री हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर ज्योमेट्री, और ये उसकी हमने एक जनरल शेप बनाई हुई है विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, और ये इसकी एग्जांपल भी दी हुई है BeCl2। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो, बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर कोई भी ना हो, तो ट्राइगोनल प्लानर शेप होती है, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, और ये आपके पास ओवरऑल जो है उसका आप ये समझ लें कि स्ट्रक्चर के बाद जो बाकी चीज़ें बच गई, एग्जांपल्स हमारे पास आ गई। AX4 की बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, इसके बॉन्ड पेयर है, 4 लोन पेयर कोई भी नहीं है, जो बॉन्ड पेयर है बस वही है, तो ऐसी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, उसका बॉन्ड एंगल ये आ गया, और ये हमारे पास उसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स आ गए। जब हम इसको आगे ज्योमेट्री बनाएंगे मॉलिक्यूल्स की तो आपको फिर और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ये एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनेगी, जैसे अमोनिया की होती है, NF3 की होती है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 होता है। AX2E2 का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। इस तरह की ज्योमेट्री हमारे पास बेंड या एंगुलर कहलाती है, जैसे हमारे पास H2O या H2S के अंदर मौजूद होती है। इसमें बॉन्ड एंगल में हमारे पास फ़र्क आ जाता है, देखना पड़ता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है। तो जैसा मॉलिक्यूल होगा सबसे पहले हम उसके एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम देख लेंगे उसमें कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, जो भी कंडीशन इसमें फॉलोअप हो रही होगी उस कंडीशन के एतबार से ही वो हमारे पास तैयार हो जाएगी एग्जाम्पल, और हम उसके स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ होते हैं, ये हम जब इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे वेस्पर के, ये तो एक थ्योरी है, जब इनके स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें ये हम तफसील से बता देंगे कि कैसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो रहे होते हैं पर्टिकुलर कंपाउंड्स के। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक वेस्पर की जो थ्योरी है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी, और अगला लेक्चर आप इसके देखेंगे तो ये आपको और क्लैरिटी का पता लग जाएगा कि कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं और उनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।